स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल में। आज हम लोग बिहार एसएससी का मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म से संबंधित है। जो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज है उसका हम लोग सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। ठीक है, ये रहा आपका सेट नंबर 2। इसको हम लोग अभी एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आकाश पास के इलाके में 691 भवन समूहों को 87,375 कंबल दान करना चाहता है। यदि वह कुछ कंबल अपने पास रखना चाहता है तो ऐसे कितने कंबल उसे रखने चाहिए कि सभी भवनों को बराबर संख्या में कंबल मिल सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल भवन कितना दे रखा है हमें, 698। ठीक है, और 698 को हमें सबको सेम कंबल देना है। ठीक है, सबको सेम कंबल देना है। और कंबल की संख्या कितनी है, 8 6 7 3 7 5। ठीक है, सबको सेम कंबल देना है। ठीक है, तो हमें सभी को कितने कंबल देना होगा, और कंबल देने के बाद ऐसा कुछ संख्या है क्या कि कंबल बच भी जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले 698 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सभी को इक्वल कंबल हमको देने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यदि 8 सेब है, ठीक है, और 9 सेब है सपोज कीजिए। ठीक है, और 4 आदमी बांटना है, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8। तो आप अपने पास एक रखेंगे और सभी को क्या क्या देंगे, दो दो कंबल देंगे। ठीक है, मतलब 9 कंबल था आपके पास, 4 आदमी बांटना था, तो आपने क्या किया, 9 में 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 2.1/4, मतलब 2 कंबल सभी को मिलेगा। यानी प्रत्येक को दो दो कंबल मिलेगा और एक कंबल आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 698 पीपल में आपको बांटना है 87,375 कंबल। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग भाग दे देंगे सबसे पहले 87,375 में। देखिए एक से काटेंगे तो यहाँ पे 698 आ जाएगा। यहाँ पे 8 5 13 और 9 7 16, यहाँ पे 7 में 6 गए, एक आ जाएगा, और यहाँ पे 7। तो 6 से 2 में 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया या उससे कम आ जाएगा। तो 8 दूना 16, एक 10 दूना 18, हासिल 9 6 दूना 12 13। ठीक है, तो यहाँ एक आ जाएगा, 9 और 6 15, और 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए 6 पंचे 30, लगभग ये 700 के बराबर है। यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 35। ठीक है, तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो 8 5 40, 4 9 5 45, 4 49 के 9 में 4, 6 पंचे 30 और 4 34, यहाँ पे 5 आ गया, 9 तो 11 और एक, 5 में से 4 गया एक, 125। इसका मतलब क्या है कि 125 कंबल सभी को देता है, 125 कंबल सबको दे सकता है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 87375, इसको कैसे लिख सकते हैं, 698 इंटू 125। ठीक है, प्लस 125। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 698 भवन जो है उन सभी को 155 कंबल देगा यदि वो, तो उसके पास 125 कंबल बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको अपने पास कितने कंबल रखना चाहिए, तो 125 कंबल रखना चाहिए। और प्रत्येक को कितना कंबल देना चाहिए, तो 125 कंबल प्रत्येक को देना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पंसारी 14.5 रुपये प्रति किलो की दर से 90 किलोग्राम चीनी खरीदता है और उसे 18 रुपये प्रति किलो लागत वाली 110 किलोग्राम चीनी के साथ मिश्रित कर देता है। ठीक है, देखिए 14.5 रुपये वाली चीनी कितना केजी खरीदता है वो, 90 केजी खरीदता है। फिर दूसरा है 18 केजी वाली, 18 रुपये वाली चीनी है, उसके 110 किलोग्राम चीनी के साथ मिला देता है। ठीक है, ये देखिए बेटर क्वालिटी का चीनी और ये कम खराब क्वालिटी का चीनी, इसको इसमें मिला दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो कह रहा है कि यदि उसको 16% का लाभ चाहिए, कितना चाहिए, 16% का लाभ चाहिए, तो कितना चीनी, तो उसे किस दर पे बेचना होगा। यानी जो मिश्रण आएगा, हमारा मिश्रण कितना आ जाएगा, 200 केजी आएगा। तो इस 200 केजी को किस दर पर बेचे जिससे कि उसको 16% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमको लागत निकालना होगा। लागत जब निकालेंगे तो इस चीनी का कितना लागत हो जाएगा, 14.5 इंटू 90। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, 4 9 36, 4 40 को 4। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक है, एक और ट्राई गुना कर लेते हैं हम लोग, 9 5 45 के 5 4 9 36, और 4 0 40, 9 9 4 13।
अब यहाँ पे 0.0 लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक जीरो था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 गुने 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के 18, ठीक, हाथ में एक, 18 के 18 एक, 1990। ठीक है, ये आ गया 18 kg वाली यदि चीनी हम लोग 110 किलो लेंगे तो उसका कुल मूल्य। अब टोटल हम लोग कॉस्ट जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 9 3 12, एक एक दो एक तीन, 3285 kg 3285 रुपये का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 kg चीनी का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना आ गया हमें, क्रय मूल्य आ गया 3285। अब आपको कितना परसेंट लाभ चाहिए, यहाँ पे लाभ चाहिए आपको 16%। ठीक, तो जब 16% लाभ चाहिए होगा तो कितने में आप बेचेंगे इसको, तो विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 3285 का 116%, 3285 का 116%। ठीक है, क्लियर है, तो ये विक्रय मूल्य आपको आ गया। अब आपको निकालना है प्रति केजी विक्रय मूल्य, प्रति केजी विक्रय मूल्य मतलब किस दर से बेचे, मतलब प्रति केजी विक्रय मूल्य। तो प्रति केजी विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 116/100, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, ये तो 200 kg का विक्रय मूल्य है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रति केजी के लिए 200 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 3285 गुने 116/100 गुने 200। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। आ, चलिए मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ से 200 है तो इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 2 पंचे 10, ठीक, और 2 अट्ठे 16, 58 आ गए। अब 3285 को आप 58 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 8 64, 4 68, 6 8 2 16, 6 22 का सिल 2, 8 24 2 26। ठीक है, 50 25, 7 पंचे 40, 2 42 2 हासिल 4, 5 10 से 4 हासिल 1, 5 15 1 16। ठीक है, तो ये 5, ये 0 8 5 13 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 6 2 8 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 18। मल्टीप्लिकेशन एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, 8 पंचे 40, 8 64, और 4 68, 6 8 2 16, 6 22, 2 8 24 2 26, 5 25, 8 40, 8 पंचे 40 और 2 42, और यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, 42 2 आ जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 4 14, 8 पंचे ये आ जाएगा 50 25 हासिल 2, 8 पंचे 40 2 42 2 हासिल 4, 5 10 से 2 हासिल 1, 5 15 1 16। ठीक है, ये गलत हो गया था, 0 8 5 13 3 हासिल 1, और 2 2 4 और 1 5, और 6 4 10, 6 2 8 1 9, और यहाँ 1, यानी कुल मूल्य आ गया कितना हमें, देखिए यहाँ पे आ गया 19,0530 अपॉन, यहाँ पे 2 और 2 4 शून्य था, तो 4 शून्य हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 4 शून्य है तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी 19.053 रुपीज़ पर केजी, यानी आप प्रति केजी कैसे बेचेंगे, 19.053 के हिसाब से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोग, तो ये है रेकरिंग, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये ऊपर में जो रेखा खींचा गया इसका मतलब है कि वो रिपीट होगा बार बार, 4 5 4 5 4 5 4 5 आते रहेगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक आएगा। ठीक है, तो इसको जब चेंज करना हो आपको फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, देखिए एक तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 5 लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो अंक, 2 अंक पे लाइन है ना, उसके ऊपर में रेखा है, तो जितना अंक पे लाइन है उतना 9 आप दे देंगे। 2 डिजिट पे लाइन खींचा हुआ था तो नीचे में हम लोग 2 बार 9 9 दे देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए ये तो हमारा ट्रिक हुआ, लेकिन हो सकता है कि ट्रिक आप भूल जाए, तो कंसेप्ट आपको जाना जरूरी है, जो रियल प्रोसीजर है वो जाना जरूरी है। तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट, ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2.45 पे रेकरिंग है, तो 4 5 पे रेकरिंग है मतलब 4 5 बार बार आ जाएगा। ठीक, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो रिपीटेड टर्म में आ जाए। जैसे देखिए 100 एक्स से मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 5,
2.454545 क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब दोनों को आप घटाइए, ये इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, ऐसा करना है जिससे कि हमें एक पूर्णांक मिल जाए। ठीक है, तो यदि आप 10 से गुना करते, ठीक है, 10 से मैंने गुना क्यों नहीं किया, यदि आप 10 से गुना करते तो 24.5 आता, 45, ठीक, और पहले कितना था 2.4545। तो जब आप घटाते तो पूर्णांक आपको नहीं मिलता, उस केस में आपको आंसर सही नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, देखिए दशमलव के बाद 45, यहाँ भी दशमलव के बाद 45 आ गया, इसीलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि डेसिमल पार्ट कैंसिल आउट हो जाए और एक पूर्णांक मिले। अब कीजिए 2 में से 1 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 100x माइनस, यहाँ x है, यहाँ पे है 245.45, यहाँ पे है 2.454545, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब घटाएंगे यदि हम लोग तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, ये आ जाएगा 99 इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 243.0000। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 243/99। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, आंसर नंबर सी। ठीक है, यदि इसी तरीके से क्वेश्चन आपका सपोज कीजिए ऐसा रहा था कुछ 0.3, ठीक है, 0.3 पे रेकरिंग रहा था इस तरीके से, तो आप क्या करते, तो इसको आप सिंपली लिखते 3 लिखते, और चूंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट पे लाइन है, एक डिजिट पे, तो आप यहाँ पे 9 लिख देते। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग चेंज करें तो इतना आना चाहिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3, 3 9। अब 1/3 को जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा 0.3333, तो इसको हम लोग 0.3 पे बाहर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक ट्रेन ए से बी की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है और बी से ए की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। देखिए दो डिस्टेंस है, ये मान लिए हम लोग, और बी ये मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और रिटर्न होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, अब देखिए, तो औसत चाल कह रहा है, तो अब देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल चाहिए। क्लियर, तो औसत चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, देखिए कुल दूरी सपोज कीजिए ए से बी की दूरी x है, तो जाने में x और आने में x, तो कुल दूरी तो आपको x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब कुल समय निकालना है। कुल समय यदि आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये समय दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है x, और ये चाल दिया हुआ है, तो जाने में कितना समय लगेगा, जाने में कितना समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो x/50, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो x/50 घंटा। फिर आने में कितना समय लगेगा, दूरी x, क्योंकि दूरी तो सेम ही है, दो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है, तो दूरी सेम रहेगा क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। x अपन क्या हो जाएगा 30 आवर। तो यहाँ पे कुल समय हम लोग क्या जोड़ लेंगे, x/50 प्लस x/30। अब देखिए यहाँ पे ये 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे आप यदि, तो 1/50 प्लस 1/30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x/x इंटू, आप एलसीएम ले लेंगे तो 50 × 30 आ जाएगा यहाँ पे, या चाहे तो आप सिंपल 150 भी लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम यदि लेंगे तो 150 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 50 या 150 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30 × 5 150। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2/8/150, तो 150 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो 14 यहाँ से आप काटेंगे तो 275, यानी मिल जाएगा आपको 75/2। इसको जब आप डेसिमल में तोड़ेंगे तो 37.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि राजेश की वर्तमान आयु, हाँ राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। यानी कह रहा है कि राजेश की वर्तमान आयु जो है अपने पिता की आयु का 2/5 है, 2/5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि राजेश अपॉन पिता बराबर क्या, 2/5, मतलब पिता का यदि 5 है तो राजेश का 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राजेश, यहाँ पे लिख सकते हैं पिता, पिता का 5 है, बेटा का 2 हो जाएगा। ठीक है, कब, ये वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान को हम लोग लिखते हैं 0 ईयर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 8 वर्षों बाद। ठीक, तो 8 वर्षों बाद
8 वर्षों बाद वो अपने पिता की आयु का आधा होगा। पिता की आयु का आधा मतलब पिता का 2 तो पुत्र का 1। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में उसके पिता की आयु कितनी है। तो वर्तमान में उसके पिता की आयु हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ पे 3 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 1 डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम है तो यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो दोनों को हम इक्वेट 8 से नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का। तो इस 3 से क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुना कर देंगे। ठीक, और इस वाले 1 से हम इसमें गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा देखिए 2 5, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3, यहाँ पे मिल जाएगा 6। ठीक है। अब घटाइए तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना 1, यहाँ भी मिल जाएगा 1। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों देखिए दोनों सेम आ गए डिफरेंस। तो यहाँ से लिख देंगे 1 भाग बराबर 8, 1 भाग बराबर 8 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था उसके पिता की आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु ये वाला है देखिए, क्योंकि ये वाला पार्ट वर्तमान है, तो पिता की वर्तमान आयु 5। तो 1 भाग बराबर 8, तो 5 भाग बराबर कितना, 5 भाग बराबर 40, यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 2। तो 1 बराबर 8, 2 बराबर 8 गुने 16, ये हो जाता है पुत्र की आयु। लेकिन क्वेश्चन में पुत्र की आयु नहीं पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 75 3 2 7 अपॉन 2500 को दशमिक प्रसार इसके बाद समाप्त होगा। मतलब इसका जब डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बाद समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाने के लिए ऐसे करेंगे, आप देखिए 25 गुने 100, ये जो भी डेसिमल वैल्यू उसको आप सेपरेट कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, और जो डिजिट बच रहा है उसको आप डिवाइड कीजिए। तो 25 से आप डिवाइड कीजिएगा इसको, तो कितना आएगा 25 या 75, फिर 3 आएगा तो नहीं लगेगा तो जीरो डाल दे, 2 आएगा तो 25 से कहीं 25। ठीक, बच जाएगा आपके 7, 7 यानी 70 आ जाएगा, तो 25 या 75, बच जाएगा आपको 2। तो 2 जीरो तो 25 दूना 50। ठीक, ठीक है, अपॉन 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है, तो डेसिमल से 2 लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ पे मिलेगा 30.132। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दशमिक प्रसार इसके बाद समाप्त हुआ, तो कितने के बाद समाप्त हो रहा है, 0.3 अंक बाद समाप्त हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हल ज्ञात करना है तो देखिए x+3 अपॉन 2x-5। ठीक है, x+3 अपॉन 2x-5 इक्वल टू 4/5। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x+3 इक्वल टू 4 इंटू 2x-5। तो मल्टीप्लाई करिए तो 5x+15 इक्वल टू 8x-20। अब आप इसको इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या मिलेगा 15+20 बराबर 8x-5x। यहाँ पे 35 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 3x। तो x बराबर आ जाएगा 35/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 की तरफ। ठीक है, 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु 14 है। देखिए ध्यान दीजिए, आप 36 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 14 है। जब उसमें एक शिक्षक की आयु इंक्लूड कर ली जाती है, शिक्षक अकेला जब इंक्लूड हो जाता है तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 15 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, देखिए इसको एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ और फिर जो नियम है उससे मैं बताऊंगा। या आप पहले की ट्रिक मैं पहले बताता हूँ। तो ट्रिक क्या है देखिए, 36 छात्र हैं हमारे पास, 36, उनकी औसत आयु 14 है। तो टीचर आ जाते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है, 15 हो जाती है। तो टीचर्स की आयु कितनी है, तो टीचर के आने से क्या फर्क पड़ा देखिए, 36 बच्चे थे, उन सभी का आयु 1 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। तो 36 बच्चे थे, उनका आयु 1 से बढ़ गया, मतलब 36 साल तो टीचर ने ऐड किया सभी बच्चों की आयु में। ठीक, और प्लस टीचर की आयु कितनी है 15। तो यहाँ पे आप 15 जोड़ दें, तो 6 5 11 और 3 1 4 1 5, तो टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 51। ठीक है। देखिए जितना टीचर ने बढ़ाया, बढ़ाया कितना, हर एक बच्चे में 1 का बढ़ाया, तो 36 गुने 1। ठीक, टीचर के आने से कितना वृद्धि हुआ, सबके आयु में 1 1 वृद्धि हुआ। तो 36 बच्चे थे तो 36 बच्चों में 1 1 वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा 36 गुने 1। और टीचर का आयु खुद 15 साल है, यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज 15 हो गया, तो टीचर का आयु 15 साल हो गया।
तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो 36 और प्लस 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो टीचर की आयु 51 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला के थ्रू, जो कंसेप्ट है हमारा उसके थ्रू बनाते हैं। देखिए कंसेप्ट के थ्रू कैसे बनाएंगे। 36 छात्र की औसत आयु 14 थी, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा 36 गुना 14। आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 14 से, तो 14 तक 84, 4 8 और 14 दिया 42 और 8 50, 504 आ गई। ये 36 छात्र का कुल आयु हो गया, 36 छात्र का कुल आयु। अब कह रहे टीचर आ जाते हैं तो 37 लोग हो गए, उनकी आयु में औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 15 हो जाएगा। तो 15 7 105, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 15 7 105, तो हाथ में आ जाएगा 10, 15 45 और 10 55, ठीक है, इतना आ गया। तो ये 37 जब टीचर आ गए तब कुल आयु, और बिना टीचर के कुल आयु। तो टीचर की आयु कितनी हो जाएगी, टीचर की आयु हो जाएगी 555 माइनस 504, यहाँ पे घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, लेकिन देखिए इसमें कुछ वक्त आपको लग सकता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यदि आप ये कंसेप्ट कंसेप्ट समझ ले तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए प्रथम 20 विषम संख्या है, तो 1 3 5 7 9, इसी तरीके से 20वां नंबर, ठीक, इन सभी का योग कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 20वां नंबर, 20वां टर्म ढूंढना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछे तो होता है n स्क्वायर, ठीक है। तो 20 संख्या है तो 20 का स्क्वायर आप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400। तो ये आप फॉर्मूला के थ्रू हुआ, फॉर्मूला हो सके तो आप भूल जाएंगे, ठीक। अब एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है हमारा, जब कोई एन टर्म हो, एन टर्म का सम यदि बोले एस ऑफ एन, तो हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब एपी में रहे, क्या जी में रहे, जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहने का मतलब क्या है, इस सब के बीच डिफरेंस समान हो। देखिए दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, यहाँ भी दो का डिफरेंस, तो ये क्या चीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और ये दो जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए तो या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस डी, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस लास्ट टर्म, तो टी एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए प्लस लास्ट टर्म कह लीजिए यहाँ पे, लास्ट टर्म ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला टर्म, अब लास्ट टर्म आपको निकालना है। लास्ट टर्म क्या, T20, तो T20 बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 1 19 हो गया, 19 गुने 2, तो 1 प्लस 38 मतलब 39। तो यहाँ से हो जाएगा, अब इसमें पुट कर दीजिए, एन का वैल्यू 20/2, ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म 39 है, तो ये हो जाएगा 10 गुने 40, तो 400। तो ऐसे भी 400 आ गया। तो आप देखिए किस में आप कंफर्टेबल है, जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको याद करें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे, लेकिन इससे इस एक फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन इससे सिर्फ स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। यहाँ देखिए 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है। तो आप इसको यदि गौर से देखेंगे तो आएगा आपको यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9 9 18, और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 से 4 आ रहा है, एक मतलब एक का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट कितना का होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 जोड़ेंगे 34 में, तो 5 4 9 और 3 2 5, यानी 59, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए 59। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको जो कॉमन एस्पेक्ट है क्वेश्चंस में वो पता लग जाएगा, और उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मेथड से हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो 53 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 39 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो
31 और 42, तो यहाँ पे 11 का है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस सब में अलग अलग है, डिफरेंस सब में अलग अलग है। तो हम इस यहाँ पे नहीं बता सकते कि कौन सा भिन्न बड़ी है या कौन सा छोटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सहायता से। तो चलिए 9/62, ठीक, 6/11, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। 9/62 और 6/11। अब यदि यहाँ पे देखिए इस समय डिफरेंस यदि सेम रहता, डिफरेंस यदि सेम रहता, तो जो अंश बड़ा होता, जो अंश बड़ा होता वो संख्या हमारा बड़ा हो जाता, और जिसका अंश छोटा होता वो भिन्न हमारा छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सबका अलग अलग है। ठीक है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग देखेंगे। तो 62 को 6 से मल्टीप्लाई करें, और 11×9 = 99, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×2 = 12, और 36 एक 37। तो बड़ा भिन्न ज्ञात करना था, तो बड़ा कौन सा है देखिए, 372 बड़ा है 99 से, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अब ले लेंगे 6/11 को। अब चलिए 6/11 को दूसरे से कंपेयर करेंगे 10/49 से। तो 11×110, 49 से करेंगे तो 6×54, और 6×24 और 5 29। तो 94 बड़ा है 110 से, यानी ये भी कट गया। अब आया 6/11 बड़ा है। अब आएंगे 31/42 से। अब गुना करेंगे हम यहाँ से, तो 11 का 11, 11×3 33 एक 34, और 6×2 = 12, और 6×24 एक 25, यहाँ 252, यहाँ 341। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 31/42। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यदि आपका ऐसा रहता कि सब में डिफरेंस सेम रहता, तो कैसे करते, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ पे देखिए सब में डिफरेंस एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है। तो जहाँ पे डिफरेंस सेम रहे ना, जहाँ पे डिफरेंस सेम रहे, तो जहाँ पे डिफरेंस सेम रहे, तो उसका अंश जिसका बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा। तो अंश किसका बड़ा है, 6/7 का, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और अंश किसका छोटा है, 3/4 का, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का लॉसो 60 है, दो संख्याओं का लॉसो 60 है, संख्याएं 4:5 के अनुपात में, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए संख्या 4 है और 5 है, अनुपात में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, जब कोई संख्या अनुपात में दिया हो तो हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, कि माना की संख्या 4x है या 5x है। ठीक है, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे आप लोग, तो लघुत्तम 4x और 5x का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, x। ठीक, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ जाएगा हमारा 20x। ठीक है, अब कह रहा है क्या, कि ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60, तो 20x बराबर कितना हो जाएगा, 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 4x बराबर हो जाएगा 4×3 = 12। ठीक, और 5x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो जोड़ दीजिए, 15×12 कितना, 27, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उस संख्या का पता लगा। कह रहा है कि सुपरमार्केट से वो कुछ वस्तुएं खरीदता है, और उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, मतलब 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या तो 999 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि जो भी वस्तु खरीदा उसका वर्ग जो है वो 3 अंक का सबसे बड़ा वर्गफल है। यानी हमें क्या करना है कि 3 अंक का सबसे बड़ा वर्ग निकालना है। तो 3 अंक का सबसे बड़ा वर्ग के लिए हम लोग 999 लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3×3 = 9 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। अब 9 9 निकालेंगे, 3×3 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 से डिवाइड करें, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 61। 9 में से 1 गया 8, 9 में से हो गया 38। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया हमारा, 31, 31। ठीक, यानी 38 शेष आ गया। तो या तो 31 का स्क्वायर खरीदा होगा वो, मतलब खरीदा कितना होगा, 31 खरीदा होगा, क्योंकि 31 का स्क्वायर करते हैं तो हमें एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। और परफेक्ट नंबर कितना होगा, 999 - 38। तो ये आ जाएगा 9 में से 8 का 1, 9 में से 3 का 6, यानी 961। मतलब उसने 31 संख्या खरीदा है, 31 वस्तु खरीदा है, जिसका वर्गमूल 3 अंक का सबसे बड़ा वर्ग आ रहा है, वो कितना है, 961। यानी आंसर कितना हो जाएगा हमें, ए।
1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? देखिए 1 और 20 के बीच हमें अभाज्य संख्या निकालना है। तो एक अभाज्य संख्या है क्या? एक नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ये सारी अभाज्य संख्याएं 1 से 20 के बीच में है। तो सबको जोड़ लेंगे हम लोग, औसत निकालना है तो सबको जोड़ करके डिवाइड कितना से करेंगे? जितना संख्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 3, 5, ठीक। 5, 5, 10, 10 और 7, 17, ठीक है। और 17 को हम इससे जोड़ लेते हैं। 17 और 11 कितना आ जाएगा? 17, 11, 30, ठीक है। अब देखिए 17 और 13 को जोड़ लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 30, ठीक है। और यहाँ पे 9 तो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जो जो किससे कटे? एक और स्वयं से कटे। एक और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं। चलिए जोड़ते, 2, 3, 5, 5, 10, ठीक है। 10 से 17, 17 और 13, देखिए 2, 3, 5, 5, 10 से 17 और 17, 13 कितना हो गया? 17 और 13, 30, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 17 और 13, 30 और 19 और 11, 19 और 11, 30 और यहाँ पे 17, 30, 60 और 67, 67 अपॉन कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको अब कैंसिल आउट करेंगे तो 64.3/8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 2 आ जाएगा। एक बार हम लोग स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 आ जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 8, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है। अब इसको जोड़ते हैं। तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 13, 17, 13, 30, 19, 11, 30 और ये 17, तो 30, 30, 60, 67, 67 में डिवाइड करेंगे 8, तो 88, 64, 64 और 3, 67, तो 8.3/8, 8.3/8 आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन गलती किया है। देखिए 3, 3, 6, 7 आएगा ना, 77 आएगा, ठीक है। 77/8, तो 77/8 करेंगे तो 8, 9, 72, ठीक है, पूर्णांक 5/8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे हम लोग ऐड गलत कर रहे थे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, ठीक है। उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है? तो चलिए, लागत मूल्य सपोज कीजिए 100 रुपया है, ठीक है। मतलब 100 रुपया में वो कहीं से खरीद के लाता है, जिसको हम लोग लागत मूल्य कहते हैं। अब इस पे वो अंकित मूल्य कितना करता है? 20% ज़्यादा। तो 20% ज़्यादा करेगा तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया, क्योंकि 100 का 20%, 20 रुपया होगा तो 100 + 20, तो 120 रुपया हो जाएगा लागत मूल्य। अब कह रहा है कि उसके बावजूद वो चाहता है कि 8% का लाभ कमाए, उसके बावजूद वो चाहता है कि 8% का लाभ कमाए। तो 100 का 8% यदि लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 100 का 8% कितना? 8 रुपया। तो 100 + 8 कितना में बेचना पड़ेगा? उसे 108 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक। तो कह रहा है कि अब इस अंकित मूल्य पे अंकित मूल्य पे कितना छूट दे कि वो सामान को 108 रुपये में बेचे, ठीक। तो देखिए छूट कितना देना होगा? 120 में से 108, ठीक। तो यहाँ पे 12 रुपये का छूट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 12 रुपये का छूट देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इस 12 रुपये को आप प्रतिशत में दिखाइए। तो 12 रुपये कितना में छूट दे रहा है? 120 में। तो 12/120, और प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना करेंगे तो 12×120, जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक ट्रेन 5 बजे पटना से निकलती है और पूर्वाह 9 बजे वाराणसी पहुंचती है। तो चलिए हम लोग लेते हैं पटना, ये रहा हमारा, और वाराणसी ये बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ की दूरी सपोज कीजिए हम लोग मान लेते हैं डी। एक ट्रेन चलती है 5 बजे और पहुंचती है 9 बजे, ठीक। दूसरी ट्रेन रिटर्न होती है, ये ट्रेन में यहाँ से चली है और पहुंची है 9 बजे।
दूसरी ट्रेन यहाँ से निकली है बनारस से 6:30 में, और यहाँ पहुँच रही है 10 बजे। तो पहली वाली ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए पहली वाली ट्रेन का, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा है 5 से 9, 4, ठीक, तो D/4 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड आप देखिए, दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, D/6:30 में चलिए 10 बजे पहुँचे, यानी 3.5 घंटा, तो 3.5। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10/35 × D, तो ये आ जाएगा 2, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 2/7D। दोनों का स्पीड मिल गया हमें। अब ध्यान दीजिए, ये 6:30 बजे चली है, ये वाली ट्रेन 6:30 बजे, ये वाली ट्रेन 5 बजे। तो 1.5 घंटा में पहली वाली ट्रेन कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली होगी, तो 1.5 घंटा में कितने डिस्टेंस चली होगी, तो वो निकाल लेते हैं। यानी दूरी दूरी पहली के द्वारा कितना चली गई होगी 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा में चली होगी D/4 × 1.5। इसको आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 5×10, 5×3 = 15, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3D/8। ठीक, तो शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी शेष दूरी हो जाएगी 5/8 × D। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ दूरी जो होगी वो होगी हमारी कितनी, एक मिनट, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी हमारी, 3/8D। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5/8D। क्लियर है। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि 6:30 में ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई होगी, अब 6:30 में ये ट्रेन यहाँ थी। अब जब दोनों चलेंगे तो इसी बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसी बीच में कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों 6:30 में ये चला, 6:30 में ये चला, तो दोनों सेम टाइम चला होगा। ठीक है, तो सेम टाइम में इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी समय t में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, D/4 की स्पीड से चलती है तो D/4 × T। ठीक है, दूसरी ट्रेन के द्वारा चली गई t टाइम में कितना हो जाएगा, इसका स्पीड है 2/7D × T। अब ये दोनों मिला करके देखिए, टी समय में ये यहाँ से यहाँ तक आया, टी समय में ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो दोनों मिला करके हमें कितना होना चाहिए, 5/8D होना चाहिए। तो 1+2 करें तो कितना हो जाएगा, D/4 × T प्लस 2/7 × D × T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/8D। तो यहाँ से D और T दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1/4 प्लस 2/7 इक्वल टू 5/8 × D। तो यहाँ से D से D कैंसिल हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 7×4 = 28 आ जाएगा, 4×7 = 28 प्लस 7×4 = 28, 4×2 = 8 इक्वल टू 5/8, यहाँ पे मिल जाएगा T। अब देखिए, यहाँ मिल जाएगा T इंटू 8×7 = 15/28 इक्वल टू 5/8। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5×3 = 15, तो T इक्वल टू मिल जाएगा 28 अपॉन, ये इधर जाएगा 8×3 = 24, तो कैंसिल करेंगे तो 4×6 = 24, 4×7 = 28, यानी कितना मिल गया, 7/6। ठीक, 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/1/6। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा, ठीक, और 1/6 घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×10, तो ये आ जाएगा 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी 6:30 बजे चला है दोनों यहाँ से, ठीक, उसके 1 घंटा 10 मिनट, तो 6:30 और 1 7:30 और 10 मिनट बाद, तो 7:40 पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने धन का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को और शेष का 2/5 भाग अपनी बेटी को दे दिया। यदि अब उसके पास 3,000 रुपया बचा हो तो उसके पास वास्तव में कितना धन था। तो चलिए, एक आदमी, उसके पास धन मान ले एक्स है, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना भाग, देखिए 3 भाग था, उसमें से एक भाग उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना, 2/3, यानी ये शेष है। अब शेष में कह रहा है, शेष का 1/4 भाग दे दिया पुत्र को, शेष का 4 भाग पुत्र को दे दिया, तो बचा कितना, यहाँ पे 3 भाग, तो हम लिख सकते हैं शेष कितना हो गया, 3/4 भाग। अब देखिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये टोटल शेष हो गया। अब इस शेष का 2/5 भाग बेटी को दे दिया, 2/5 भाग दिया, तो बचा कितना, बचा 3/5 भाग, क्योंकि 5 में से 2 दिया, तो बचा कितना, 3/5 भाग। अब कह रहा है उसके पास 3,000 रुपया
बचा हुआ है, ये फ्रैक्शन में बचा हुआ है और यहाँ पे अमाउंट दे दिया 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इक्वेट कर देंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा देखिए 3000 गुने 5 गुने 2 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से आप कैंसिल करेंगे तो 1000 गुने 5 गुने 2 तो 10, तो 10 पे आप 3 शून्य दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, विमल काम को करने में 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए कमल जो है हमारा, कमल किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ये 15 दिन में करता है। इसका हम लोग मान लेते हैं कि क्षमता जो है, कार्य करने का स्पीड जो है, स्पीड कितना है 1, तो कुल काम कितना हो जाएगा 15, यानी 1 की स्पीड से काम करता है तो 15 दिन लेता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा 15। अब विमल है, विमल कह रहा है कि वो विमल किस स्पीड से काम कर रहा है 1.5 की स्पीड से काम कर रहा है। ठीक, और टोटल काम कितना करना है इसको 15, तो कितना दिन लेगा यही आपको निकालना था। ठीक है, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा 15/1.5, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 15 दाएँ 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। देखिए ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, कैसे हुआ देखिए 15 दिन में काम कर रहा है कमल। ठीक, उसका स्पीड 1 है। ठीक, तो कुल काम कितना आ गया 15, यही काम करवाना है विमल से, तो विमल विमल से करवाना है, तो विमल का स्पीड दे रखा है 1.5, अब दिन कितना लेगा तो हम मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स। ठीक, तो 15/1.5 इक्वल टू एक्स, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 15 दाही 10, यानी विमल 10 दिनों में काम को कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक नल द्वारा एक टंकी को 8 घंटे में भरी जाती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। देखिए मान लीजिए एक नल है जो कि 8 घंटे में भर देता है, एक नल ए है, और दूसरा क्या है टंकी में छेद है, तो मान लेते हैं टंकी में छेद जो है वो सी है। ठीक, तो ये दोनों जब खुला हुआ है, मतलब ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं भरने में। 2 घंटे ज़्यादा मतलब क्या है, यदि 8 घंटे पहले लगते थे तो अब 10 घंटे लग जाते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 8 पंजे 40, और ये भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ए 5 की स्पीड से भर रहा है और ए प्लस सी जो है वो 4 की स्पीड से भर रहा है। तो ए का 5 स्पीड है तो सी का स्पीड कितना मिल जाएगा, देखिए सी का स्पीड मिल जाएगा 4 माइनस 5 यानी -1। इसका मतलब क्या है -1 का मतलब, -1 का मतलब है कि एक की स्पीड से वो खाली कर रहा है, कौन सी। तो कह रहा है कि यह छेद जो है भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, तो भरा टंकी 40 है और एक की स्पीड से खाली कर रहा है, तो कितना देर में करेगा 40 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान आपको निकालने के लिए बोले तो देखिए 513 कर दिए, -144 का रूट 12 होता है, 81 का रूट 9 होता है, 64 का रूट 8 होता है, 513 माइनस 12 20 और 9 29। ठीक, इसको घटाएंगे तो आपको 13 में से 9 गया 9 4 13, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 4, तो 484 जो होगा वो किसका रूट हो जाएगा 22 का रूट हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटे एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 से यहाँ 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 25, तो ये आ जाएगा 25/3%, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, 16.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। मतलब दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 16.5, तो 16.5 मतलब 16×48 तो 50/3% वार्षिक दिया हुआ। अब कह रहा है कि जितना मूलधन है उतना ही क्या होना चाहिए, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। जितना मूलधन है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज भी उतना ही होना चाहिए, ब्याज उतना ही होना चाहिए जितना मूलधन है, तो पी यहाँ भी होगा, पी यहाँ भी होगा, दर हमको दिया हुआ 50/3, समय क्या था निकालना था कितने वर्षों में, तो टी हम मान लेते हैं अपॉन 100। अब देखिए यहाँ से पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बच जाएगा, तो 50/3 गुने टी गुने यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 50 गुना 100, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 2 इधर चलाएगा तो 6 ईयर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 साल।
तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है 1.3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है। 1.3/16, इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो 16 का 16 दिया, 16 का 16 और 3 19/16, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 16/19। ठीक है, तो इस दोनों का आपको क्या करना था, अंतर निकालना था, इस दोनों का अंतर। ठीक है, तो अंतर अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को घटा देंगे। तो चलिए, तो बड़ा भिन्न कौन सा है, ये वाला है बड़ा भिन्न। तो 19/16 में से हम लोग 16/19 को घटाते हैं, तो ये आ जाएगा 16 × 19। ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसमें तो 19 आएगा, 19 को 19 से गुना करेंगे तो 371 आ जाएगा। माइनस देखिए, आप गुना करके देख लीजिए, 19 × 71 से और 19 तो 9 7 16, हाँ 9 9 81, 8 9 17, 19 9 7 16, 361। यहाँ पे क्या आ जाएगा 361 माइनस 16 को 16 से फिर गुना कीजिएगा तो 16×6 = 96 और 16 6 9 6 15 256। तो इसको यदि घटाएंगे तो आ जाएगा 44 और प्लस 61, तो 4 1 5 6 4 10, 110/105 इसको आप गुना करेंगे तो 16 44 और 16, तो 4 6 4 10, 1 2 3, 4 6 4 10, 1 2 304। तो देखिए ऐसा कुछ आंसर है क्या, ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि नीचे दिया गया वृत्त आरेख किसी कंपनी के विभिन्न खर्च को दिखा रहा है। प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है, मतलब जो भी खर्च है उसको प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक है, प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है, टोटल मिला के कितना है 100%। अब कह रहा है कि यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च का 46,000 रुपये, D2 कितना है 23%, और ये परसेंटेज में व्यय है और रुपीज में व्यय कितना दिखा रहा है 46,000 रुपया, तो सभी विभागों का कुल खर्च कितना है। तो देखिए 23% बराबर कितना दे रखा है आपको 46,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 46,000/23। तो आपको निकाला 100%। ठीक है, तो 100% के लिए आप क्या करेंगे 46,000/23 गुने 100 कर देंगे, यहाँ से 23 गुना 46, 2,000, 2,000 गुने 100, तो 2,000 पर 2 शून्य, तो ये आ जाएगा 2,00,000 रुपया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, देखिए 2,00,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइट शब्द के कितने फाइट शब्द के अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए 5 फाइट में 5 शब्द है, तो इसको हम लोग कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। फैक्टोरियल 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 5 को 20 दिया, 60 दूना 120, तो आंसर आपका हो जाएगा 120। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।